गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम देखने जा रहे हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो 2023 में जेईई मेंस पे दोनों सेशन में रोटेशनल मोशन के जितने भी क्वेश्चन आए थे सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, बारी बारी से हम हर एक क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? An object of mass 8 kg is hanging from one end of a uniform rod CD of mass 2 kg. रॉड का मास 2 kg है। अच्छा, एंड लेंथ 1 मीटर पाइवोटेड एट एंड C। यहां पे इसको पाइवोट किया हुआ है। ओके, C on a vertical wall as shown in the figure. It is supported by a cable AB. एक केबल AB लगा के इसको सपोर्ट दिया गया है। Such that the system is in equilibrium. द टेंशन इन द केबल, तो पूछा इस केबल में जो हमारा टेंशन होगा, ठीक है, टेंशन इन केबल कितना होगा। तो मान लेता हूं इस केबल में टेंशन है T, हाँ है ना। अच्छा, इसके दो कंपोनेंट किया मैंने, एक T cos 30 इधर की तरफ और ऊपर की तरफ हो जाएगा T sin 30। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, ये रहा हमारा रॉड, ध्यान से समझना बेटा। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगा, हाँ या ना। तो अगर मैं बात करूं तो इस पे लगेगा T sin 30 यानी कि T/2। कितनी दूरी पे लगेगा बेटा? ये लगेगा यहां से 0.6 मीटर। ठीक है। अच्छा, इस पे नीचे की तरफ लगेगा mg यहां पे लगेगा mg यानी कि 8 kg है मास। अरे हाँ या ना भाई, मास कितना है? 8 kg। तो 8g यानी कि 80, और ये कितनी दूरी पे लगेगा बेटा? ये लगेगा आपका, सॉरी, इसका मास 2 kg है। ठीक है, रॉड का मास कितना है? रॉड का मास तो 2 kg है ना, तो ये लगेगा 20 न्यूटन। कहाँ पे कितनी दूरी पे लगेगा? ये लगेगा इस रॉड के सेंटर पे यानी कि 0.5 मीटर, क्योंकि रॉड की लेंथ 1 मीटर है तो यहां से आधे मीटर पे लगेगी 0.5 पे। अच्छा, यहां पे 8 kg लटका हुआ है, तो यहां पे जो मास है, यहां पे 8 kg लटका हुआ है यानी कि 80 न्यूटन यहां पे। और इसकी दूरी कितनी होगी बेटा? इसकी दूरी कितनी होगी? इसकी दूरी होगी 1 मीटर। बोलो, क्या ये आप समझ पा रहे हो क्या? अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या है भाई? इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है, कि इनका टॉर्क क्या होना चाहिए? इसके अबाउट 0 होना चाहिए। ठीक है, इस वाले पॉइंट के अबाउट इसका नेट टॉर्क टाउ नेट क्या होना चाहिए? 0। तभी तो, ध्यान से समझना, तभी तो ये क्या होगा भाई? तभी तो ये क्लियर में रहेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? इज इट क्लियर टू यू? हाँ या ना, फटाफट बता दो यार, इज इट क्लियर? चलिए टॉर्क निकालते हैं इसके अबाउट। तो इसके अबाउट अगर मैं टॉर्क निकालूंगा तो ये हो जाएगा 8g। ठीक है, 80 इंटू डिस्टेंस कितना है? 80 इंटू डिस्टेंस कितना है? 1, तो ये हो जाएगा 80 इंटू 1। इसका टॉर्क कितना हो जाएगा? 20 इंटू 0.5, तो प्लस 20 इंटू 0.5। देखो, इन दोनों का टॉर्क अंदर की तरफ, और इस T/2 का टॉर्क किधर आएगा बेटा? T/2 का टॉर्क बाहर की तरफ, यानी कि T/2 इंटू 0.6। क्या ये समझ में आया क्या? अच्छा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? जल्दी से बता दो। यहां से हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 80 प्लस 10 इज इक्वल टू T/2 इंटू 0.6। यहां से ये कितना आ जाएगा? यहां से ये आ जाएगा 90 इंटू 2, 180 इज इक्वल टू T इंटू 0.6। तो T की वैल्यू आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाई 0.6, यानी कि ये आ जाएगा इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 300 न्यूटन। ठीक है, तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी? T की वैल्यू आ जाएगी 300 न्यूटन। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? चलिए, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा थर्ड, यानी कि 300 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं।
द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सैटेलाइट इज L, ओके, व्हेन इट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट at a height h from the earth surface, okay, if the distance of satellite from the earth center is increased by 8 times to its initial value, then the new angular momentum. तो ध्यान से समझना, पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना L, ये होता है mvr। अच्छा, mvr यानी कि सेंटर से कितनी दूरी पे है भाई, r। तो अच्छा, वेलोसिटी कितनी होती है? अगर कोई ऑर्बिट में घूम रहा है सैटेलाइट, तो उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो होती है √gm/r। यानी कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये √r से ये कटेगा, तो m इंटू √gm इंटू r की पावर हाफ। क्या ये बात समझ में आई क्या? हाँ या ना? यानी कि एंगुलर मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल है भाई? एंगुलर मोमेंटम L जो है ये प्रोपोर्शनल है √r। r की पावर हाफ का मतलब क्या हो गया बेटा? ये हो गया √r के प्रोपोर्शनल। क्लियर? चल, तो पहले एंगुलर मोमेंटम L था, ठीक है, डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से r थी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहां पे बोल रहा है ना, इफ द डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सेंटर इज इंक्रीज्ड by 8 times to its initial value। ऐसा नहीं बोला है कि अर्थ के सेंटर से अगर दूरी पहले x थी तो उसका 8x कर दिया, ठीक है। अगर ऐसा होता तो बोलता इनिशियल डिस्टेंस वाज x एंड फाइनल डिस्टेंस इज इंक्रीज टू 8x। यहां पे इंक्रीज्ड बाई बोला गया है। बात समझ में आ रही है क्या? यानी कि x पहले से था और कितना बढ़ा दिया? 8x बढ़ा दिया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 9x हो जाएगी अर्थ के सेंटर से। तो पहले डिस्टेंस r3, बाद में एंगुलर मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल? डिस्टेंस 9r, क्योंकि यहां पे बाई बोला है, यानी कि जितना था उसमें 8 गुना बढ़ा दिया भाई। क्या ये बात समझ में आई क्या? दोनों को डिवाइड कर देंगे तो L अपॉन L डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन √9 यानी कि 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो L डैश की वैल्यू आ जाएगी 3L। तो ये कितना हो जाएगा? 3 गुना। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ सॉलिड स्फीयर A इज रोटेटिंग, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस PQ। इस एक्सिस के अबाउट ये पूरा का पूरा सॉलिड स्फीयर ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। स्फीयर, ठीक है, रेडियस दे रखी है स्फीयर की 5 सेंटीमीटर। देन द रेडियस ऑफ डायरेक्शन अबाउट PQ विल बी, तो इसके अबाउट इसका रेडियस ऑफ डायरेक्शन कितना हो? तो सबसे पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। देखो, तो इसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इसके अबाउट निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसके सेंटर के अबाउट निकालेंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, I अबाउट PQ इज इक्वल टू I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, m इंटू डिस्टेंस 0.1 का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई क्या? डिस्टेंस कितना है? 0.1 है। तो यहां से, अच्छा सेंटीमीटर में बताना है भाई, सेंटीमीटर में, तो सबको सेंटीमीटर में ही लिखता हूं मैं, ठीक है। m इंटू डिस्टेंस 10 का स्क्वायर, हाँ है ना। अच्छा, I अबाउट PQ इज इक्वल टू, ठीक है, I अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होगा? तो ये क्या है? सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का I सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होता है? ये होता है 2/5 mr स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 2/5 m r, यानी कि स्फीयर की रेडियस कितनी है? 5, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25, प्लस ये हो जाएगा 100 m, 5, हाँ या ना। 5 इंटू 2 10 m, और ये तो ये हो जाएगा 110 m। ये हो जाएगा I अबाउट PQ। और इसी को बोला है, ठीक है, इसी को बोला है कि हमें पूछा गया है रेडियस ऑफ गायरेशन, तो इसी को हम क्या करेंगे भाई? m के स्क्वायर से इक्वेट कर देंगे। तो m से m कट गया, हाँ है ना। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k की वैल्यू आ जाएगी √110 सेंटीमीटर, क्योंकि सारी वैल्यूज हमने सेंटीमीटर में ली थी, इसीलिए रेडियस ऑफ गायरेशन भी किस में आएगा? सेंटीमीटर में। और यहां पे भी हमें सेंटीमीटर में ही पूछा गया, तो x की वैल्यू 110 आ जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, a uniform solid cylinder of radius r and length l has moment of inertia I1 about the axis of the cylinder. ठीक है, A, the concentric solid cylinder of radius r dash r by 2 length l by 2 is carved out of the original cylinder. If I2 is the moment of inertia of the carved cylinder out of the portion of the cylinder, then I1 upon I2. तो पहले एक सिलेंडर था जिसकी रेडियस r लेंथ l थी, उसमें से एक सिलेंडर को काट के निकाला जिसकी रेडियस r बाई 2 थी और लेंथ l बाई 2 थी। पहले वाले सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, दूसरे वाले का I2 है, तो हमें I1 अपॉन I2 पूछा गया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले तो बताओ, पहले एक सिलेंडर था, ये देखो ये सिलेंडर था बेटा, इसकी रेडियस है r, सॉलिड सिलेंडर, रेडियस r थी, इसकी लंबाई कितनी थी l, हाँ है ना। तो बताओ I1 कितना होगा, तो I1 होगा सॉलिड सिलेंडर का mr स्क्वायर बाई 2, तो mr स्क्वायर बाई 2। I1 इज इक्वल टू, मास को क्या लिख सकता हूं, मास को लिख सकता हूं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी मान लिया सिलेंडर की रो, ठीक है, पाई r स्क्वायर l, ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम इनटू r स्क्वायर अपॉन 2। मैंने क्या किया ना भाई, मैंने सिंपली क्या किया कि मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख दिया, क्योंकि डेंसिटी तो दोनों सिलेंडर की सेम होगी। क्यों? क्योंकि उसी सिलेंडर को ही तो काट के छोटा वाला सिलेंडर बनाया है, तो ऊपर पहले वाले सिलेंडर और बाद वाले सिलेंडर की डेंसिटी सेम होगी। तो यहां से I1 आ जाएगा रो इंटू पाई एल आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से देखो I1 किसके प्रोपोर्शनल है, एल आर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल है। क्या ये बात समझ में आई क्या? अच्छा सर, देखो ऐसे करोगे ना बेटा, जैसे मैं सॉल्व करवा रहा हूं ऐसे सॉल्व करोगे तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा। I1 इसके प्रोपोर्शनल है, I2 किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, I2 प्रोपोर्शनल हो जाएगा L, लेंथ कर दी L बाई 2, हाँ है ना। रेडियस पहले R थी, अब रेडियस R बाई 2 कर दी, तो R बाई 2 की पावर 4। लो I1 अपॉन I2 निकालो, I1 अपॉन I2 निकालोगे तो ये आ जाएगा एल आर की पावर 4 से कैंसिल, 1 अपॉन 2 इंटू 2 की पावर 4, यानी कि ये 1 अपॉन 32। I2 बाई I1 सॉरी, यहां पे ये 1 अपॉन आएगा ना, यहां पे ये 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 की पावर 4, ये आ जाएगा, यानी कि 1 अपॉन 32। 32 कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा, तो I1 अपॉन I2 कितना आ जाएगा, I1 अपॉन I2 आ जाएगा 32। लो कितना आसान तरीका बता दिया मैं, वरना आपको क्या करना पड़ता, पहले इसकी मास m माननी पड़ती, फिर इसकी मास निकालनी पड़ती आपको, ठीक है, वो सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मास बेसिकली ये डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके मैं मास ही निकाल रहा हूं। बात समझ में आ रही है क्या? चलिए, तो इसका आंसर 32 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ICM इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस सेंटर ऑफ मास एक्सिस, ठीक है, सेंटर ऑफ मास पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर। तो डिस्क ऐसा है भाई, ठीक है, डायग्राम में भले आपको समझ ना आ रहा हो, मैं यहां पे बता रहा हूं। इसके अबाउट ICM दे रखा है, आगे क्या बोल रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन ऑफ डिस्क, डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है भाई, तो ये 90 डिग्री है। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है, IAB is moment of inertia about an axis AB perpendicular to plane and parallel to the axis at a distance 2/3 r from the center where r is the radius of the disc. The ratio of IAB to ICM is x/9. ओके, अच्छा, एक एक्सिस यहां से जा रही है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है IAB, समझना, और ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 2/3 r। तो हमें पूछा है कि IAB अपॉन ICM, तो IAB अपॉन ICM सेंटर ऑफ मास कितना होगा। तो देखो यार, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है ना, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मास इनटू इस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसको लिख सकता हूं, IAB को लिख सकता हूं I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मास इनटू इस डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि 2/3 r का स्क्वायर।
2/3r का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 4r² 9 डिवाइडेड बाई नीचे ICOM है, इससे कट गया तो ये हो जाएगा 1 प्लस m4/9 mr² अपॉन ICOM। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होता है? तो ये होता है mr²/2। mr² से ये कट गया, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 × 2 8/9। इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 17/9 IAB/ICOM कितना आ गया 17/9। और ये बोल रहा है कि x/9 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 17। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17 आ जाएगी। क्या ये समझ में आया क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फटाफट बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या बोला है? इफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 5 kg, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है भाई, सॉलिड स्फीयर का मास है 5 kg, ओके, एंड द डिस्क ऑफ मास 4 kg हैव सेम रेडियस, देन द रेशियो ऑफ, और एक डिस्क है, ठीक है, इसका मास 4 kg, क्या है भाई? डिस्क है, ओके। Then the ratio of moment of inertia of the disk about a tangent in its plane to the moment of inertia of the sphere about the tangent will be x/7. Okay. Tangent in its plane की बात कर रहा है भाई, तो समझना इसको मैं ऐसे बनाता हूं, डिस्क को मैं ऐसे बनाता हूं, ये डिस्क है, ठीक है, इस वाले एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है और यहां पे इस वाले एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है। तो यार एक बात बताओ, समझना, डिस्क ऐसे रखा हुआ है, डिस्क ऐसे रखा हुआ है तो इसके अबाउट कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है mr²/2, लेकिन डिस्क के डायमीटर वाले एक्सिस के अबाउट कितना होता है भाई? डायमीटर वाले एक्सिस के अबाउट होता है mr²/4। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? क्लास में इसका डेरिवेशन मैंने कराया हुआ है, ठीक है। अच्छा, हमें इसके अबाउट निकालना है तो इसके अबाउट आई डिस्क, इस वाले एक्सिस के अबाउट निकालना है तो ये हो जाएगा mr²/4 प्लस m × r²। तो आई अबाउट डिस्क कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास यानी कि mr²/4 प्लस m × r²। तो आई डिस्क का कितना आ जाएगा? टेंजेंट वाली एक्सिस के अबाउट ये आ जाएगा 5mr²/4। क्लियर है क्या? हाँ है ना? चलिए स्फेयर का देखते हैं। तो स्फेयर का सेंटर वाले के अबाउट होता है 2/5mr²। इसके अबाउट चाहिए तो आई स्फेयर का टेंजेंट वाली एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2/5mr² प्लस m × r²। तो ये हो जाएगा 2/5mr² प्लस mr²। तो ये हो जाएगा 7/5mr²। अब हमसे पूछा क्या गया भाई? दोनों का टेंजेंट वाले के अबाउट निकाल लिया, हमें पूछा क्या गया है, ठीक है, टू द मोमेंट रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट अ टेंजेंट टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क अपॉन मोमेंट का पूछा है। तो आई डिस्क अपॉन आई स्फेयर, तो आई डिस्क आ गया 7/5mr²। आई स्फेयर कितना आया भाई? आई डिस्क है 5/4, ठीक है, आई डिस्क कितना है? आई डिस्क है 5/4mr²। आई स्फेयर कितना है? तो ये है 7/5mr²। कट गया, ये हो जाएगा कितना बेटा? ये हो जाएगा, गलत कर दिया क्या? टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फेयर अबाउट टेंजेंट विल बी, सही तो किया है।
tangent in its plane, okay, about the moment of inertia, तो mr स्क्वायर बाई 4 प्लस mr स्क्वायर, तो 5 बाई 4 mr स्क्वायर, 5 बाई 4 mr स्क्वायर, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ गड़बड़ होगी ना बेटा, गड़बड़ होगी ना। मास से मास थोड़ी कटेगा, क्यों? क्योंकि इसका मास तो 5 है और इसका मास कितना है? 4 है ना भाई, मास सेम नहीं है, ठीक है, मास सेम नहीं है, मास सेम नहीं है। तो डिस्क का मास कितना है भाई? डिस्क का मास दे रखा है 4 kg, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। स्फेयर का मास है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। हाँ अब सही है, देखो 4 से 4 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, तो ये हो जाएगा 5/7। इसको कंपेयर करो तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। तो दोनों के मास सेम नहीं है, ठीक है, दोनों के मास अलग अलग है, ठीक है। मैं यहाँ पे m लेके कर रहा था इसलिए यहाँ पे कट गया, लेकिन मास क्या है? दोनों के अलग अलग है। तो जब मास की वैल्यूज हम पुट करेंगे तो ये 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। क्लियर? चलिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। टफ नहीं है भाई, ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 2 kg इज मेकिंग प्योर रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। प्योर रोलिंग कर रहा है विद काइनेटिक एनर्जी इतना, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो देखो रोलिंग कर रहा है ना, तो काइनेटिक एनर्जी जो इसकी होगी वो रोटेशनल और ट्रांसलेशन दोनों होगी, और कितनी होगी? तो ये होगी 12 mv² 1 + k² अपॉन r²। अरे हाँ है ना भाई, 12 m 2240 दे रखा है, इज इक्वल टू मास कितना है भाई? 2 × v² 1 + k की वैल्यू, k² की वैल्यू कितनी होगी? क्या है? सॉलिड स्फीयर, तो 2/5 mr² इज इक्वल टू mk²। तो k² की वैल्यू कितनी होती है भाई सॉलिड स्फीयर के लिए? ये होती है 2/5 r²। तो k की वैल्यू पुट करूंगा 2/5 r² डिवाइडेड बाई r², तो ये कट गया, 1 + 2/5 7/5, 2 से 2 कट गया, तो ये हो जाएगा v² × 1 + 2/5 यानी कि 7/5 इज इक्वल टू 2240। 7 से इसको काटा, 7 3 जा 14 7 2, तो ये हो जाएगा 320 इज इक्वल टू v²/5। इसको मल्टीप्लाई किया बेटा, तो 5 × 0 0, 5 5 × 2 10 0 कैरी 1, और ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू v²। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 मीटर/सेकेंड। क्या ये समझ में आया क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये 12 mv² + 12 I⍵² होता है टोटल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बोला है ना, रोल कर रही है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, रोल कर रही है, इसका मतलब कि उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगा और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगा। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सॉल्व करेंगे तो 40। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? अ थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड डेंसिटी D इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस। ठीक है भाई, रॉड है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया A दे रखा है, डेंसिटी D दे रखी है, लेंथ दे रखा है 2 मीटर। आगे रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसको ऐसे ओमेगा से घुमा दिया भाई, ठीक है, ओमेगा से घुमा दिया। इफ द वैल्यू ऑफ ओमेगा इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज E। हाँ, तो ओमेगा की हमें अल्फा की वैल्यू बतानी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। जो इसकी जो रोटेशनल काइनेटिक सिर्फ रोटेट कर रहा है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो E है ये होगा 12 I⍵²। 12 I कितना होता है? तो I मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रॉड का सेंटर के अबाउट ml²/12 इंटू ω²। हाफ मास को लिख सकता हूं एरिया इंटू लेंथ L इंटू इसकी डेंसिटी। एरिया इंटू लेंथ तो वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर दूंगा
तो ये हो जाएगा इसका मास इंटू एल स्क्वायर अपॉन 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। हाँ है ना। चलिए E इज इक्वल टू हाफ ए डी एल इंटू एल स्क्वायर, एल क्यूब बन जाएगा और एल की वैल्यू 2 दे रखी है, तो 2 का क्यूब यानी कि 8 ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। हाँ है ना। अच्छा देखो ये 4 से काटा मैंने, 4 2 जा 4 3 जा, 2 से 2 कटा, 3 इधर चला जाएगा, 3e अपॉन यहां पे आ जाएगा ए डी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी √3e अपॉन ए डी। अच्छा इसको अब कंपेयर करते हैं ओमेगा को, तो अल्फा ई अपॉन ए डी, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 3 आ गई, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 3। क्लियर, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 1 kg रोल्स विदाउट स्लिपिंग, रोल कर रहा है, अच्छा, ऑन अ प्लेन सरफेस, इस काइनेटिक एनर्जी 7 × 10⁻³ द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर इज। तो अभी सेम एज इट इज एक ऐसा सवाल किया था हमने, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी इसकी वो होगी हाफ m v² 1 + k² अपॉन r²। हाँ या ना भाई। अच्छा काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है, 7 × 10⁻³ इज इक्वल टू हाफ m 1 kg v² 1 + k²। सॉलिड स्फीयर के लिए k की वैल्यू कितनी होती है भाई, k² की वैल्यू हो जाएगी 2/5 r²। है ना। तो यहां पे k की वैल्यू पुट करूंगा 2/5 r² डिवाइडेड बाई r², तो क्या बचेगा 2/5। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, 7 × 10⁻³ इज इक्वल टू हाफ v², यहां से 1 + 2/5 यानी कि 7/5, 7 से 7 कट गया, 5 × 2 10, 10 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10⁻² इज इक्वल टू v²। अच्छा अंडर रूट ले लूंगा तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻1 मीटर/सेकेंड, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 1/10 मीटर/सेकेंड। हमें सेंटीमीटर/सेकेंड में पूछा गया है, तो मीटर को 100 से गुणा कर दूं तो v इज इक्वल टू 100 से गुणा करूंगा तो 10 से 100 कटेगा और ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर/सेकेंड। हाँ तो आंसर को ध्यान से फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर/सेकेंड में पूछा गया है तो इसको कन्वर्ट कर लिया मैंने सेंटीमीटर/सेकेंड, तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 discs of same mass and different radii, okay, are made up of different materials such that their thickness are 1 centimeter and 0.5 centimeter. मास सेम है, क्या दिया है भाई, मास सेम है, ओके। द डेंसिटी का रेशियो दे रखा है 3:5। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क रेस्पेक्टिवली अबाउट देयर डायमीटर विल बी इन द रेशियो ऑफ x/6, ठीक है। डिस्क का डायमीटर वाले एक्सिस के अबाउट कितना होता है, mr²/4। हाँ या ना, यही होता है ना भाई। चल तो सबसे पहले तो मास सेम, तो m1 इज इक्वल टू m2 है भाई। मास को क्या लिख सकता हूं भाई, मास को लिख सकता हूं, ध्यान से समझना, मास को लिख सकता हूं डेंसिटी ρ1 देखो इनटू इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम होगा पाई r1² इंटू इसकी थिकनेस, यानी कि थिकनेस हो गई t1। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या, t1 यानी कि 1 सेंटीमीटर, t1 कितना है भाई पहले वाले का 1 सेंटीमीटर है। अच्छा ये हो गया मास, m2 का मास, तो इसकी डेंसिटी ρ2, इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई r2² इंटू इसकी थिकनेस कितनी है 0.5। लो सही लिखा है क्या। अच्छा यहां से पाई कट जाएगा, r1² अपॉन r2², ठीक है। इसको स्मॉल r2 से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, r1² अपॉन r2² इज इक्वल टू ρ2/ρ1, ρ1 को इधर लाया, इंटू 0.5 यानी कि 1/2। हाँ है ना, r1² अपॉन r2² इज इक्वल टू अच्छा ρ1/ρ2 3/5 है, तो ρ2/ρ1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3 इंटू 1/2, यानी कि ये हो जाएगा 5/6। बोलो क्या ये समझ में आया क्या,
ठीक है, हमें R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर का रेशियो मिल गया। हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। तो I1 अपॉन I2 पूछा है डायमीटर वाले एक्सिस के अबाउट, तो ये होता है m R1 स्क्वायर बाई 4 अपॉन m R2 स्क्वायर बाई 4। अच्छा 4 से 4 कट गया, मास भी सेम है, तो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अच्छा R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5/6, तो I1 अपॉन I2 कितना हो गया 5/6। कंपेयर करो भाई, इसको कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड सिलेंडर इज रिलीज्ड फ्रॉम, ठीक है, रेस्ट फ्रॉम अ टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन of an inclination 30 degree and length is equal to 60 centimeter. If cylinder rolls without slipping, its speed upon reaching the bottom, तो यहाँ पे जब ये पहुंचेगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी। अच्छा रोल करते हुए आ रहा है, ठीक है, तो यार पहले तो बताओ, सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं भाई, सबसे पहले हम इसकी एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं कि इसके सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन कितनी होगी। तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन होती है g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। g इंटू साइन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री दे रखा है, तो ये हो जाएगा साइन 30 यानी कि हाफ अपॉन 1 प्लस, सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर यानी कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होता है mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू mk स्क्वायर, तो k स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी r स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा g बाई 2, अच्छा यहां से हाफ बचेगा तो 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2, 2 से 2 कटा, तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन आ गई g/3। क्या ये समझ में आया क्या। अच्छा यहां से हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो यहां से यहां तक इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल यूज कर सकते हैं भाई। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना g/3 यानी कि 10/3, s यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई 60 यानी कि 0.6, यहां से 2 इंटू 10 इंटू 0.6, 6/3, 3 2 जा, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो v कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। अरे हाँ है ना, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन निकाली। सर सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन तो g साइन थीटा होगी, नहीं ये रोल करते हुए आ रहा है, रोल करते हुए आएगा तो इसकी एक्सेलरेशन होगी g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ये रोल करते हुए आ रहा है। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन दिस, ठीक है, विदाउट स्लिपिंग, ठीक है, सिलेंडर रोल्स विदाउट स्लिपिंग, रोल करते हुए आ रहा है, प्योर रोलिंग हो रही है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस R अबाउट एनी ऑफ इट्स डायमीटर इज mr स्क्वायर बाई 4, जो कि हमें पता है भाई। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन इट्स एज विल बी, तो बता दो यार, डिस्क का पूछा है कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। देखो तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होता है, ये होता है mr स्क्वायर बाई 2, इसके अबाउट पूछ रहा है कि ये कितना होगा भाई, ये कितना होगा, तो ये जो I होगा ये होगा I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस डिस्टेंस कितनी है R, तो m इंटू आर स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3/2 mr स्क्वायर। लो कंपेयर कर लो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, two identical solid sphere each of mass 2 kg and radius 10 centimeter are fixed at ends of a light rod. The separation between the center of the sphere is 40 centimeter. The moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod and passing through its midpoint is, चलिए ठीक है, एक रॉड है बेटा समझना,
ठीक है, यहां पे एक स्फीयर है, यहां पे एक स्फीयर है, ऐसे कुछ दे रखा है। मास 2 kg है, इसका भी मास कितना है भाई 2 kg है, सॉलिड स्फीयर है। आगे क्या बोला है, रेडियस इसकी दे रखी है कितनी, ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर, इसकी भी रेडियस कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, 10 लाइट रॉड, इसका मतलब ये कि जो रॉड है बेटा, रॉड का मास नहीं है, रॉड जो है मासलेस है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का 0 आएगा क्योंकि इसके पास मास ही नहीं है। हमसे पूछा गया है कि इस वाले एक्सिस के अबाउट बताओ कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस कॉम्बिनेशन का। तो देखो, जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना वो स्फीयर्स का होगा, तो एक स्फीयर का निकाल लेता हूं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमें मिल जाएगा। चलो एक स्फीयर का निकालता हूं, समझना। तो इस स्फीयर का सेंटर ऑफ, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसके अबाउट होगा 2/5 mr², हाँ या ना, प्लस इस डिस्टेंस को बोल देता हूं x, तो इसके अबाउट क्या हो जाएगा, I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, पैरेलल थ्योरम, तो m इंटू एक्स का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई क्या? अच्छा, ये कितना होगा 2/5, मास की वैल्यू कितनी है भाई, मास की वैल्यू है 2 kg, रेडियस इसका कितना है 10 यानी कि 0.1 का स्क्वायर, प्लस मास m यानी कि 2 kg इंटू डिस्टेंस x, यहां से डिस्टेंस कितनी है, तो देखो यार इनका जो सेंटर है 40 सेंटीमीटर पे है, ठीक है, यहां से सेंटर टू सेंटर दूरी कितनी है 40, तो यहां से ये दूरी हो जाएगी 20 यानी कि 0.2 का स्क्वायर। मीटर में कन्वर्ट कर लिया, रेडियस को भी यहां पे भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। इसको सॉल्व किया तो देखो ये कितना आएगा 4/5 इंटू 0.01 प्लस ये आ जाएगा 0.2 इंटू 0.04, तो यहां से आ जाएगा 4/5 यानी कि 0.8, तो 0.008 प्लस 4 इंटू 2, ये आ जाएगा 0.08, इन दोनों को सम करेंगे तो ये आ जाएगा 0.088, ठीक है। अच्छा, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये सिर्फ एक का आया है, हमें तो दोनों का निकालना है, दोनों का निकालना है, तो आई नेट इज इक्वल टू टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक का, यानी कि 0.088, हाँ है ना। अच्छा, ये कितना होगा भाई, ये हो जाएगा 0.176, ठीक है, kg मीटर स्क्वायर, ये आएगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमसे क्या पूछा है कि ये समथिंग इंटू 10⁻³ तो यार इसको मैंने क्या किया, इसको लिखा 176 इंटू 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर। लो तो ये यहां पे जो ब्लैंक है यहां पे क्या आएगा 176 आ जाएगा, 176 आएगा, ठीक है, तो ये सॉल्व करोगे तो 176 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अ रिंग एंड अ सॉलिड स्फीयर रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू देयर सेंटर हैव सेम रेडियस ऑफ गायरेशन। अच्छा, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है भाई, सेम है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द रिंग, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ, हाँ प्लेन, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, द रेडियस ऑफ द रिंग टू द स्फीयर इज 2/√x द वैल्यू ऑफ। ओके भाई, पहली बात तो ये कि दोनों की क्या दे रखी है भाई, ठीक है, सेम रेडियस ऑफ गायरेशन। तो देखो रिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो रिंग का रेडियस ऑफ गायरेशन होगा m², हाँ या ना भाई, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², ठीक है, सेंटर से पास कर रही है एक्सिस और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर बोला गया है। अच्छा, दूसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी m² होगा क्योंकि रेडियस, देखो सेम गायरेशन बोल रहे हैं ना, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, हैव द सेम रेडियस ऑफ गायरेशन, यानी कि दूसरे का भी m² इज इक्वल टू, लेकिन दूसरे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है भाई, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²।
क्या ये बात समझ में आ रही है भाई? रेशियो लूंगा तो यहां से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अच्छा, इसको R1 बोल दिया, इसको R2, रेडियस अलग अलग होगी इनकी। डिवाइड किया तो 1 इज इक्वल टू m से m कट गया 1/2/5 R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। 2/5 को इधर भेज दिया तो 2/5 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। अरे हाँ है ना, तो R1 अंडर रूट ले लिया दोनों तरफ, तो R1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी अंडर रूट 2/5। क्या ये बात समझ में आई? क्या हमें रेडियस का ही तो रेशियो पूछा गया है, तो ये 2/x आ रहा है, तो यहां से कंपेयर किया तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। क्लियर? तो यहां पे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 5 मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सेमी सर्कुलर रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ अ रिंग इज 1/x mr स्क्वायर। ठीक है, तो यार ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर ये मास m रेडियस r है, समझना रिंग है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr स्क्वायर। यहां पे बोला गया है कि सेमी सर्कुलर है, तो ध्यान से सुनना, अगर ये सेमी सर्कुलर भी है ना, अगर ये सेमी सर्कुलर भी है, आधी रिंग है सिर्फ, और इस आधी रिंग का मास अगर m है और रेडियस r है, ठीक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सेमी सर्कुलर रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ अ रिंग इज 1/x। तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर ही होता है, सेम। क्योंकि यार ये मास जो है ना टोटल, उसके एक्सिस से दूरी r है। सेमी सर्कल में भी एक्सिस से दूरी कितनी है, सब हर एक पार्टिकल की r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों केस में सेम होगा। क्योंकि यहां पे भी मास है, यहां पे मास पूरे फुल रिंग का है, आधे ही रिंग का मास m दे रखा है, तो ये इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा। क्लियर? अच्छा, वेयर r इज द रेडियस एंड m इज द मास ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग, यानी कि इसका मास, आधे रिंग का मास m है, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर। तो 1/x mr स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, बच्चे क्या बुक करते हैं भाई, गलत कर देते हैं, सोचते हैं आधी रिंग है तो mr स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, पूरे रिंग का mr स्क्वायर होता है तो आधी रिंग का mr स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आधी रिंग का mr स्क्वायर बाई 2 तब होगा जब फुल रिंग का mr स्क्वायर है, उसमें से आधा काट के आधा निकाल दिया, तो जो बचा हुआ मास है ना, इसका मास m/2 हो गया, तब mr स्क्वायर बाई 2 आएगा। लेकिन यहां पे जो आधी रिंग है ना, इसका ही पूरा मास m गिवन है, आधी रिंग का ही मास, m इज द मास ऑफ सेमी सर्कल रिंग। बात समझ में आ रही है क्या? इस आधे ही रिंग का मास कैपिटल M है, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर। तो यहां पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अ हॉलो स्फेरिकल बॉल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रोल्स ऑफ द कर्व सरफेस, ठीक है, विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, द मैक्सिमम हाइट विथ रिस्पेक्ट टू द इनिशियल पोजिशन कवर्ड बाई इट विल बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे कुछ कर्व सरफेस पे जा रहा है भाई रोल करते हुए, यहां पे वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, मान लो कि ये h हाइट तक गया, हमें h बताना है, फाइनली यहां पे जाके ये रेस्ट पे आ जाएगा, हाँ या ना? तो हुआ क्या, इसकी जो भी काइनेटिक एनर्जी थी ना, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी 12 mv स्क्वायर, रोल करते हुए जा रहा है, रोल कर रहा है, इसका मतलब 1 + k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, हाँ है ना? अच्छा, हाफ m से m कट गया, हाफ v स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 + k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। हॉलो स्फेयर है भाई, हॉलो स्फेयर का होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr स्क्वायर इज इक्वल टू m k स्क्वायर। तो k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 r स्क्वायर। k स्क्वायर की वैल्यू यहां पे रखूंगा 2/3 अपॉन r स्क्वायर, तो 1 + 2/3 आएगा इज इक्वल टू 10 × h।
यहां से आ जाएगा 9/2 इंटू 1 + 2/3 यानी कि 5/3 इज इक्वल टू 10H। सॉल्व किया, 5 2 जा 2, 3 3 जा, तो यहां से 3/4 इज इक्वल टू H। H इज इक्वल टू आ जाएगा 0.75 मीटर। अरे हाँ है ना। अच्छा, यहां पे क्वेश्चन में सेंटीमीटर में पूछा गया है, ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन में सेंटीमीटर में पूछा है, तो इसको 100 से गुणा कर दो तो H की वैल्यू आ जाएगी 75 सेंटीमीटर। हाँ है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर टू यू? चलिए, तो इसका आ जाएगा आंसर 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोर्स -P K कैप एक्ट ऑन द ओरिजिन, समझना, ठीक है। फोर्स ऐसे लग रहा है, ये के कैप अंदर की तरफ -K कैप, तो फोर्स ओरिजिन पे लग रहा है। अच्छा, सिस्टम द टॉर्क अबाउट द पॉइंट 2, -3, तो 2, -3 यहां पे कहीं पॉइंट होगा, ये पॉइंट है 2, -3। इस पॉइंट के अबाउट ओरिजिन पे टॉर्क कितना लग रहा है ये बताना है भाई, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लगाना है। तो यहां से आपको पहले तो ये आर वेक्टर निकालना पड़ेगा। आर वेक्टर यहां से इनिशियल ये है, फाइनल ओरिजिन है, पहली बात तो ये। तो आर वेक्टर होगा कितना, आर वेक्टर हो जाएगा फाइनल यानी कि 0 - 2 यानी कि -2 I कैप, 0 -3 यानी कि +3 J कैप, ये हो जाएगा आर वेक्टर। फोर्स वेक्टर कितना दिया है भाई, फोर्स वेक्टर दे रखा है -P K कैप। बोलो क्या ये समझ में आया क्या? टॉर्क पूछा है, तो टॉर्क कैसे निकालते हैं, टॉर्क होता है R क्रॉस F। हाँ है ना, चलिए कैसे निकालते हैं भाई, देखो I J के पहले R के एलिमेंट, तो ये हो जाएगा -2 3 0, फिर हो जाएगा इसके P के एलिमेंट, तो ये कितना हो जाएगा भाई 0 0 और -P, R के एलिमेंट फिर F के एलिमेंट। हाँ है ना। अच्छा यार एक बात बताओ, डायरेक्ट ये वाला सॉल्व करूं क्या, देखो ये वाला तो 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, तो -P, ठीक है, I इंटू 3I -2J अच्छा +2J, तो ये हो जाएगा -3P I कैप -2P J कैप। लो ये आ जाएगा टॉर्क वेक्टर। अच्छा इसको कंपेयर करो तो ये AI + BJ आ रहा है, हाँ है ना, तो रेशियो ऑफ A बाई B, तो A बाई B का रेशियो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, ठीक है, -3/2 आएगा, ठीक है, -3/-2 कट जाएगा वो, तो ये आ जाएगा 3/2, और ये बोला x/2 आ रहा है, तो अब इस 3/2 को कंपेयर करूंगा x/2 से, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी 3। अरे हाँ है ना, आसान सवाल था, ठीक है, आसान सवाल था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 500 ग्राम यानी कि आधा kg, ठीक है, रेडियस 5 सेंटीमीटर इज रोटेटेड अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर, ठीक है भाई, with angular speed 10 radian per second, if moment of inertia of the sphere about its tangent is x into this times the angular momentum about the diameter, then the value of x, ठीक है, तो moment of inertia I is इतना टाइम्स, तो इसको मैंने बोल दिया P, मान लो P टाइम्स द एंगुलर मोमेंटम यानी कि I ओमेगा। बोलो क्या ये समझ में आया क्या, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? अरे हाँ है ना भाई, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? अच्छा चलिए बात करते हैं इसकी, ठीक है, बात करते हैं इसकी, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई, इसकी वैल्यू आ जाएगी I इज इक्वल टू, तो सॉलिड स्फीयर का मास कितना है
2/5 mr² इज इक्वल टू P टाइम्स, ठीक है, solid sphere of mass 500 gram, radius this is rotated about one of its diameter, its angular speed is this, the moment of inertia of the sphere is, हाँ, if the moment of inertia of the sphere about tangent, तो ये और ये I पहली बार तो अलग अलग है, ठीक है, ये I कौन सा I है भाई, ये I है सेंटर ऑफ मास के अबाउट और ये अबाउट है टेंजेंट के अबाउट। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, गलत कर दोगे थोड़ा सा भी क्वेश्चन को अगर नहीं पढ़ोगे ध्यान से। तो ये हो गया I अबाउट टेंजेंट और ये हो गया I अबाउट सेंटर ऑफ मास। I अबाउट टेंजेंट कितना होगा? तो देखो इसके अबाउट निकालना है तो इसके अबाउट होता है 2/5 mr² प्लस mr², यानी कि 7/5 mr²। तो ये हो जाएगा 7/5 mr² इज इक्वल टू P टाइम्स I अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होता है भाई? 2/5 mr²। तो 2/5 mr² इंटू ओमेगा। mr² से mr² कट गया, 5 से 5 कट गया, तो ये हो जाएगा 7/2 इज इक्वल टू P इंटू ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 10। तो यहां से आ जाएगा 3.5 अपॉन 10 इज इक्वल टू P, यानी कि 3.5 इसको लिख सकता हूं 0.35 इज इक्वल टू P। अच्छा, P को मैंने ये x इंटू 10⁻, P किसके बराबर है भाई? x इंटू 10⁻⁻² के बराबर है। तो 0.035 इज इक्वल टू x इंटू 10⁻⁻²। इसको नीचे भेजूंगा, ऊपर भेजूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35 आ जाएगी। बोलो क्या ये समझ में आया क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कुलर प्लेट इज रोटेटिंग इन अ हॉरिजॉन्टल plane about an axis passing through its center and perpendicular to the plates with angular velocity omega। ठीक है, प्लेट ऐसे है भाई, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। आगे क्या बोला? अ पर्सन सिट्स एट द सेंटर हैविंग 2 डंबल्स इन हिज हैंड, व्हेन ही स्ट्रेच्ड हिज हैंड्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम बिकम्स ट्रिपल। तो भाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले I था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा से घूम रहा था, बाद में इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 3I हो गया। तो पहले बताओ ओमेगा कितना होगा? अरे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बोलता है? I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2। तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो ω/3, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 गुना हो गया, तो एंगुलर वेलोसिटी 1/3 हो जाएगी। अरे हाँ है ना, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो ऐसा कुछ हो गया। आगे क्या बोल रहा है? इफ E बी द काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी E/x। अच्छा, पहले काइनेटिक एनर्जी E था, तो E किसके बराबर होगा? ये होगा 12I ω²। बाद में जो काइनेटिक एनर्जी थी ये हो गई E', तो ये हो जाएगा 12I, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3I, ω² यानी कि ω/3 का स्क्वायर, तो ω²/9। तो ये हो जाएगा 12, 3 से ये कटेगा तो I ω²/3। तो E' इज इक्वल टू, अच्छा 12I ω², इसकी वैल्यू E के बराबर है, तो E/3। तो बाद में जो एनर्जी होगी वो E/3 हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 3। क्या ये समझ में आया क्या? आसान सवाल था, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर रोलिंग स्फेरिकल सेल द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी। अरे बहुत आसान है भाई, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी टोटल। तो रोटेशनल कितना होता है भाई? 12mv। देखो समझ लो, ये जो काइनेटिक एनर्जी टोटल होता है ना, ये होता है 12mv² 1 + k² अपॉन r²। ये होती है टोटल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 12mv² +
हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये आएगा। ये जो एनर्जी होती है ये ट्रांसलेशनल होती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये एनर्जी जो होती है ये होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाँ या ना। तो हमें पूछा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि दिस हाफ एम वी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि पूरा टोटल, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इससे हाफ एम वी स्क्वायर से कट गया। स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल के लिए के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2/3 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो 2/3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू 2/3, तो ये हो जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2/3 यानी कि 5/3। 3 से 3 कट गया तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/5। इज x/5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अरे हाँ है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विदाउट स्लिपिंग, रोल कर रहा है। इफ द रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द स्फीयर इज स्फीयर टू टोटल एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम L अपॉन के टोटल, समझना, इज पाई अपॉन 22, देन वैल्यू ऑफ इट्स एंगुलर स्पीड विल बी, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी। कोई बात नहीं, आई क्या होता है भाई, एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा अपॉन, काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाँ है ना। अच्छा इसको मैं v इज इक्वल टू लिख सकता हूं ओमेगा आर, तो यहां से अगर पुट करूंगा तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाँ है ना, यही तो होगी भाई। अच्छा इधर देखो यार, हाफ एम, यहां से हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो एम आर स्क्वायर प्लस आई ये बचेगा, तो यहां से हाफ ओमेगा स्क्वायर एम आर स्क्वायर प्लस आई। अच्छा 22 में पाई की वैल्यू होती है 22/7, नीचे 22 है तो 22 से 22 कट गया तो ये 1/7 है बेसिकली, तो ये 1/7, ओमेगा से ओमेगा कट गया तो आई 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2i अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस आई, 2 इंटू आई कितना होता है भाई सॉलिड स्फीयर का 2/5 एम आर स्क्वायर, तो 2/5 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर प्लस 2/5 एम आर स्क्वायर। अच्छा ये ऊपर हो गया 4/5 एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा 7, 5, 1 और 2, ठीक है 7/5 एम आर स्क्वायर, 5 से 5 कट गया, एम आर स्क्वायर से एम आर, तो ये हो जाएगा 4/7। क्या ये बात समझ में आई क्या। अच्छा यहां पे नीचे ओमेगा भी बच जाएगा, तो नीचे ओमेगा, तो नीचे ओमेगा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है 1/7, तो 4/7 ओमेगा इज इक्वल टू 1/7, 7 से 7 कट गया, 4/ओमेगा इज इक्वल टू 1, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 4 रेडियन पर सेकेंड। बोलो क्या ये समझ में आया क्या। कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है एंगुलर मोमेंटम अपॉन काइनेटिक एनर्जी, तो मैंने ऊपर एंगुलर मोमेंटम लिख दिया, नीचे काइनेटिक एनर्जी लिख दिया, उसका रेशियो दे रखा है π/22, सॉल्व करने पे 1/7 आया, उसके इक्वेट कर दिया, बस सारी वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करते गया, तो ओमेगा की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 4 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइट रोप इज बाउंड, ठीक है,
अराउंड अ हॉलो सिलेंडर, ठीक है, एक हॉलो सिलेंडर है, इस पे ऐसे रस्सी को बांध रखा है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, ऑफ मास 5 kg एंड रेडियस 70 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है भाई, 0.7, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, रस्सी को ऐसे फोर्स लगा के खींच रहा है, रस्सी को फोर्स लगा के कितना खींच रहा है भाई, 52.5 न्यूटन। द एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा पूछा है, तो हमें पता है भाई टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क कितना लगेगा, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, 0.7, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, और टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी फोर्स यानी कि 52.5 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.7 इज इक्वल टू अल्फा, आई अल्फा। आई यानी कि क्या है भाई, ये हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के बराबर यानी कि mr स्क्वायर, तो mr स्क्वायर यानी कि m5, r स्क्वायर यानी कि 0.7 इंटू 0.7 इंटू अल्फा। 0.7 से ये कट गया, यहां से दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 5 to 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो ये 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 इंटू अल्फा। 7 से इसको काटा, 7 7 जा 49 और 3 5 7 5 जा, तो 75 इज इक्वल टू 5 अल्फा। 5 से इसको काटूंगा तो ये 15 आएगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये समझ में आएगा, ठीक है, आसान क्वेश्चन था, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अ सॉलिड स्फीयर एंड अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ सेम मास एंड रेडियस आर रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विदाउट स्लिपिंग, द रेशियो ऑफ देयर रेडियस ऑफ गायरेशन रेस्पेक्टिवली इज 2/√x। अरे तो देखो यार, सॉलिड सिलेंडर मास सेम है, रेडियस सेम है, रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा, तो m k स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले का रेडियस ऑफ गायरेशन k1 इज इक्वल टू सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr स्क्वायर, m से m कटा तो k1 की वैल्यू आ जाएगी √2/5 इंटू r, ठीक, ये आ गया k1। दूसरे के लिए सॉलिड सिलेंडर के लिए बात करूं तो m k2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉलिड सिलेंडर का होता है mr स्क्वायर बाई 2, तो m r स्क्वायर बाई 2, m से m कटा, k2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी r/√2। हमें रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो पूछा गया है, दोनों को डिवाइड कर दो, तो k1/k2 इज इक्वल टू, दोनों को डिवाइड करूंगा तो r से r कट जाएगा, यहां पे बचेगा √2/5 डिवाइडेड बाई 1/√2, √2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा √2 से, तो ये हो जाएगा 2/√5, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 2/√x होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू आ गई 5, अरे हाँ या ना, तो ये भी एक आसान ही क्वेश्चन था बेटा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर 5 आ जाएगा, ओके। सो ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो 2023 में जेईई मेंस में अगर हम हर एक शिफ्ट की बात करें, दोनों सेशन का मिला के, तो लगभग 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, लगभग नहीं 23 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, बात समझ में आ रही है क्या, और सारे क्वेश्चंस को मैंने यहां पे इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।